जमानत ऊपर से हो गई। अरे इससे बड़ा बड़ा साक्ष्य और क्या चाहिए। मैंने कन्हैयालाल जी की हत्या के बाद एक कानून का ड्राफ्ट बनाया है, इसका नाम है सतयुग एक्ट, आपको दिख रहा हो। ये मैंने कानून का ऐसा ड्राफ्ट बनाया है जिसमें हर मुकदमे का फैसला 6 महीने के अंदर हो जाएगा। और इसकी कॉपी मैंने अभी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी दिया है, दिल्ली में भी कई लोगों को दिया है। मुकदमे लंबे चल क्यों रहे? इसलिए चल रहे कि हमारे देश में नार्को पॉलीग्राफ एंड मैपिंग कानून नहीं है। मुकदमे लंबे चल क्यों रहे? क्योंकि 100 गवाह चाहिए किसी को सजा दिलवाने के लिए। अरे मारने वाला कह रहा मैंने मारा, उसका वीडियो अवेलेबल है, वीडियो को चेक करा लीजिए। अगर वीडियो सही है, दूसरे पक्ष की गवाही कर लीजिए, दोनों पक्षों की गवाही करके आप उसको फैसला कर दीजिए, 6 महीने के अंदर उसको उठा के फांसी दे दीजिए, बात खत्म हो गई। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष, अगर कन्हैयालाल की हत्या अमेरिका में हुई होगी तो सबसे पहले अमेरिका की सरकार हत्यारों के ऊपर $10 लाख का जुर्माना लगाती। $10 लाख, 2 हत्यारे थे तो दोनों पे $10 लाख। $10 लाख का मतलब 8 करोड़ रुपए होता, यानी दोनों पे 16 करोड़ रुपए। चाहे उनका मकान बेचना पड़ता, चाहे दुकान बेचना पड़ता, चाहे कुछ भी करना पड़ता, और वो 16 करोड़ वसूल के पहला काम करती है अमेरिका की सरकार इनके परिवार को देती। और नो बेल, नो पैरोल और अंतिम सांस तक जेल। अगर कन्हैयालाल जी की हत्या अमेरिका में हुई होती तो लगभग 900 साल की सजा होती। आप सोच रहे होंगे 900 साल कैसे होती है? अमेरिका में 20-20 हजार साल सजा होती है, 25-25 हजार साल सजा होती है। गूगल कर लीजिएगा, लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, आपको पता चलेगा अमेरिका में 90-90 हजार साल सजा होती। कैसे सजा इसलिए होती? वहां हर धारा की सजा अलग अलग चलती है। भारत में ये जो सड़ा हुआ जुडिशियल सिस्टम, इसको बदलना पड़ेगा। जब तक जुडिशियल सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक हत्याएं होती रहेंगी। अगर कन्हैयालाल जी के हत्यारों को फांसी हो गई होती तो शायद देवराज की हत्या नहीं होती। देवराज की हत्या इसलिए हो गई कि कन्हैयालाल के हत्यारों को बेल हो गई, और एक के बाद एक हत्या हो रही है। राजू की हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारायण की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगन की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुत्यागी की हुई, चंद्रगुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भगवान, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, नीता राजपूत, कन्हैयालाल, उमेश कोले, नेहा फयाज, नेहा कुमारा, मानसी, रूबी कुमारी, ममता देवी, रविता, अंजलि, ममता, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, वीना, दीपा, छवि, दृष्टि, ऋषिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता। एक के बाद एक हत्या होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। शांति दो ही तरीके से आती है, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ। दुनिया के जिन राष्ट्रों ने भगवान राम के भयविन होल्ड अपने सिद्धांत को अपनाया, दुनिया के जिन राष्ट्रों ने भगवान कृष्ण के सगे सात्विक समाचार सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, न पत्थरबाजी है, न अराजकता है, न रेल की पटरी उठाई जाती है, न कोई थूकता है, न कोई पेशाब करता है, न कोई लैट्रिन करता है, न कोई लड्डू में मिलावट करता है, कोई कुछ नहीं करता। भारत में सारी समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है और न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है न्यायिक व्यवस्था। मैं आज कन्हैयालाल और देवराज के परिवार के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं ये वीडियो वहां तक पहुंचेगा, इसलिए जानबूझ के पूछ रहा हूं। आप बताइए, आपका परिवार मार्केट में जाए और किसी की हत्या हो जाए तो क्या आपका परिवार कोर्ट में जाके बार बार गवाही देगा? क्या नहीं देगा। जब आपको पुलिस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसके बावजूद आपका परिवार गवाही देने में भय खाता है, तो कन्हैयालाल और देवराज के परिवार के समर्थन में कितने लोग कितनी बार गवाही दे पाएंगे?
भारत में बहुत सारे दोषी, हत्यारे, बलात्कारी केवल इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि बाद में गवाह पलट जाते हैं। और गवाह, मैंने कहा ना, वो नहीं चाहते लोग लगातार गवाही देना, नहीं चाहते बार बार गवाही देना। अगर हम चाहते भारत में शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो। और इसका मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दिया, जो अपराध भारत में होते हैं अमेरिका, सिंगापुर, जापान में नहीं होते, और जो अपराध भारत में होते हैं दुबई, कुवैत, अरब में भी नहीं होते। आपने दुबई में सुना क्या कोई किसी का गला काट दिया हो? आपने दुबई में सुना क्या किसी ने पत्थरबाजी कर दिया हो? अरे ट्रेन दुबई में भी चलती है। आपने कभी दुबई में सुना क्या कि ट्रेन के सामने किसी ने पत्थर रख दिया हो? नहीं, भारत में रखा जाता है। क्या हो? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। समाधान शिक्षा और न्यायिक व्यवस्था। जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी, न्यायिक व्यवस्था नहीं बदलेगी, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और शिक्षा, अगर आपको न्यायिक व्यवस्था बदलना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। माननीय नेताजी जी, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। और दुनिया के और देशों में झूठ बोलना पाप हो जाएगा, वो झूठ बोलना बहुत गंभीर अपराध। अमेरिका वगैरह में भाई भाई के लिए गवाही नहीं देता, पत्नी पति के लिए गवाही नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसने तो अपराध किया है, तो पकड़ा जाएगा, नार्को टेस्ट होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, ब्रेन होगा। खाम मैं तो तुमसे बची रहूं। पत्नी पति के लिए गवाही नहीं देती। क्यों? क्योंकि झूठ बोलने में 10 से 20 साल सजा होती। अपराध को दोबारा करने में डबल सजा होती है। अमेरिका में एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया, 5 साल सजा। दोबारा शर्ट चुरा लिया तो सजा हो गई 10 साल। टोटल कितना हो गया? 15 साल। और जब शर्ट चुराने वाले को पकड़ा हुआ, शर्ट चुराया, बोले नहीं चुराया, तो 10 साल झूठ बोलना, कितना हो गई? 25 साल। 2 शर्ट चुराने में 25 साल सजा। दोबारा कोई शर्ट चुराएगा क्या वहां पे? हमारी यंग जनरेशन ड्रग में बर्बाद हो रही है। ड्रग में बर्बाद होने का मूल कारण है घटिया कानून, सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। सिंगापुर में एक कॉलेज के सामने एक आदमी गया 900 ग्राम गांजा लेके, वहां के यंग जनरेशन में गांजा बांट रहा था, उनको गांजे के हैबिट डाल रहा। पुलिस ने पकड़ा, मात्र 900 ग्राम गांजा, और फांसी दे दिया। 900 ग्राम गांजा में फांसी। क्या 9 कुंटल गांजा मिलता तब भी फांसी नहीं होती? मूल कारण सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। और कानून बदलने की कोई लागत है क्या? नहीं। मैं कहता हूं भारत में 80% समस्याओं का समाधान सठे साठम समाचरे सिद्धांत पे चल के न्यायिक व्यवस्था बदल के किया जा सकता है, और इसकी कोई लागत नहीं है। इसका यानी भारत की 80% समस्याओं का समाधान आपको एजुकेशन रिफॉर्म करके, पुलिस रिफॉर्म करके, जुडिशियल रिफॉर्म करके, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करके किया जा सकता है। इसलिए इस किताब के ऊपर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस विद इन ईयर। ये मेरा सतयुग एक्ट है। और मैं सतयुग इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि भारत में लोग कहते हैं कलयुग है, ऐसे कहते हैं भाई कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। मैं पूछ रहा हूं, सिंगापुर में कलयुग क्यों नहीं है? जापान में कलयुग क्यों नहीं है? रूस में कलयुग क्यों नहीं है? और बाकी तो थोड़ा दुबई में कलयुग क्यों नहीं है? जितनी घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, चंदन तस्करी, अवैध निर्माण, पत्थरबाजी, घुसपैठ, धर्मांतरण, जितनी समस्या भारत में चल रही है, ये सारी समस्या पूरी दुनिया में है क्या? पूरी दुनिया में है? नहीं। इसका मतलब पूरी दुनिया में कलयुग तो नहीं, कलयुग यही चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने मैंने कहा ना, नाम का भारत स्वतंत्र है, लेकिन हमारा कोई भी तंत्र अपना नहीं है, सब कुछ गुलामी वाला चल रहा है। इस गुलामी वाले तंत्र को बदलने की जरूरत है। और वन नेशन वन पुलिस कोड बनाने की जरूरत है, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाने की जरूरत है, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड बनाने की जरूरत है। जब तक इसको हम नहीं करेंगे, जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं करेंगे, और
नुकसान, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है ये सड़ा हुआ कानून मैं आपको बताता हूँ। मेरी पीआईएल चल रही है, इसमें मैंने 2017 में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। अब तो इनकी संख्या 5.5 करोड़ हो चुकी है। घुसपैठिए आते कैसे हैं सर? बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे जाते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट होता है, दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए राशन कार्ड बनवा लेते हैं। 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, 2000 रुपए देते हैं, जब अपना क्या बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, 2000 रुपए देते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। जब 5 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 6 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। और जब वोटर आईडी नाम जुड़ जाता है तो जनधन खाता खुलवा लेते हैं, मुफ्त में राशन लेते हैं, मुफ्त में अनाज लेते हैं, मुफ्त में वजीफा लेते हैं, मुफ्त में मकान लेते हैं, सारी केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेते हैं। लागत कितनी आई? 15,000 रुपए, और 2 साल के अंदर 5 लाख रुपए वसूल लेते हैं। इससे बढ़िया कोई काम होगा क्या? 15,000 रुपए लगाओ, 5 लाख पाओ, ये सिस्टम चल रहा है। आपने कभी सोचा ये बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत क्यों आते हैं? बगल में भूटान क्यों नहीं चले जाते? सिंगापुर क्यों नहीं चले जाते? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी दुबई क्यों नहीं चले जाते? ये रोहिंग्या बांग्लादेशी कुवैत क्यों नहीं चले जाते? ये रोहिंग्या में भारत क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, खौफ नहीं है, भारत में घुसने का खौफ नहीं है। क्योंकि भारत में जो फॉर्मर एक्ट चल रहा है 1946 वाला चल रहा है, और 46 में मैक्सिमम 3 साल सजा है, मिनिमम कोई डिफाइन ही नहीं है। तो जज साहब चाहे तो 5,000 रुपए देकर छोड़, ये चल रहा है। भारत में जितने भी आपके इस तरीके के काम हो रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं अब इसको रोका कैसे जाए। हमने एक कानून बनाया कि भाई लिंग परीक्षण क्राइम है, और ये भी कानून में लिख दिया कि जहां जहां अल्ट्रासाउंड मशीन है वहां एक स्टिकर लगाया जाएगा, लिखा जाएगा लिंग परीक्षण यहाँ नहीं होता है, लिंग परीक्षण करना अपराध है। ऐसा आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन होगी वो। जानते उसका फायदा क्या हुआ? एक सर्वे के अनुसार लगभग 10 करोड़ बेटियां पेट में मरने से बच गई। एक कानून से, एक कानून से लगभग 10 करोड़ बेटियां जो पेट में टेस्ट करके मारने वाले, जिनको अवॉर्ड दिया जाने वाला था, अवॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि टेस्ट ही नहीं करा पाए कि लड़का है कि लड़की, तो पैदा हो गई। ऐसे ही अगर हम कानून बना दें, झूठा आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, और जहां जहां आधार बनता है वहां बड़ा बड़ा ऐसे लिखवा दे झूठा आधार बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 साल सजा होगी। बनाने वाला बनाएगा क्या, बनवाने वाला बनवाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। जहां जहां आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है नगर निगम में, वहां लिखा है फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना बनवाना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। बनाने वाला अपना बनवाएगा या बनाने वाला बनाएगा। जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, जहां जहां जो डॉक्यूमेंट बनता है वही बड़े बड़े स्टिकर पे लगा दिया जाए ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है। तो मैं ये नहीं कहता 100% रुक जाएगा, कुछ साहसी लोग हैं तब भी उसके बाद भी बनवा लेंगे, लेकिन 80-90% का हो जाएगा कि नहीं? अब बॉर्डर हमारा खुला हुआ है, इसके पहले की सरकारों ने बॉर्डर पर कोई काम ही नहीं किया, खुला छोड़ के रखा। चलो उनकी मंशा थी कुछ और, भाई सारे बांग्लादेशी भारत में आ जाए। वर्तमान सरकार ने शुरू किया बॉर्डर पे बनवाना, लेकिन 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, वो भी जिगजैग है, नदियां पहाड़ियां जिगजैग। अगर हमें कानून बना दे भारत में अवैध रूप से घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना, ये गंभीर अपराध है, इसमें 10 से 20 साल सजा होगी। तो बॉर्डर तो बाद में बनेगा, कम से कम हम 1-1 किलोमीटर पे बड़ी बड़ी होर्डिंग तो लगा ही सकते हैं ना कि भारत में प्रवेश करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। और 4000 किलोमीटर के बॉर्डर पे वो 4000 बड़े बड़े होर्डिंग लगवा दे, बंगला में लिख के, क्योंकि उधर वाले बंगला भाषा बोलते हैं, बंगाली में लिख के। कुछ तो खौफ होगा कि नहीं होगा? मैं फिर से कह रहा हूं, भारत बहुत बड़े खतरे में चल रहा है, ऐसे खतरे में चल रहा है जिसको हमने सोचा नहीं है, हम सोच भी नहीं पा रहे।
और वो खतरा है। मेरी चिंता का यही कारण, जुलाई 2024 में बांग्लादेश वालों ने सोचा था क्या अगस्त में क्या होने वाला हो? जोर से बोलिए। दिसंबर 1989 में कश्मीर वालों ने सोचा था क्या कि जनवरी में 1990 में क्या होने वाला? जुलाई 1947 में देवनानी जी के परिवार ने सोचा था क्या कि अगस्त में 1947 अगले महीने क्या होने वाला है? नहीं। मैं इंजीनियरिंग छोड़ के जब लाभ आया तो सर मुझे लगली जेठमलानी जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने जेठमलानी से फिर पूछा कि सर वो आपको कब पता चला भागना पड़ेगा? उन्होंने हमसे उल्टा पूछ दिया कि तुम्हें अगर 24 घंटे पहले पता चल जाए कि भागना पड़ेगा तो तुम क्या क्या करोगे? तो मैंने कहा सर जमीन वमीन का सौदा कर लूंगा, जो बैंक में रखा है उसको फिर ले लूंगा, सोना चांदी ले लूंगा, जो कुछ है अपने घर में जितना पैक कर सकूंगा पैक करूंगा, लेके भागूंगा। बोले मैं 10 रुपए लेके आया। अब तुम सोच सकते हो हमको कितनी देर पहले पता चला। जुलाई 1947 में आदरणीय देवनानी जी के पिताजी या राम जेठमलानी जी या आडवाणी जी या मनमोहन सिंह जी ने या गुजरात साहब के परिवार ने या पृथ्वीराज कपूर ने या मिल्खा सिंह ने या गुलजार ने या महेंद्र अमरनाथ ने या सुनील दत्त ने या प्रेम चोपड़ा ने इन लोगों ने सोचा था क्या अगले महीने क्या होने वाला? नहीं सोचा, लेकिन हुआ। वो सोच खत्म हो गई क्या? वो पाक नापाक वाली सोच खत्म हुई क्या? फिर पाक नापाक की सोच को खत्म करने के लिए हमने किया क्या? कुछ नहीं किया। जिस स्कूल में पाक नापाक की सोच डेवलप होती उस स्कूल को बंद किया क्या? नहीं। अरे कम से कम सबको समान शिक्षा देते, भारतीय शिक्षा देते, वैदिक शिक्षा देते। 1929 में जो अंग्रेजों ने सीबीएसई बोर्ड शुरू किया था, आज भी हम सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने में अपने बच्चों को गर्व महसूस करते हैं, जिसको 1929 में अंग्रेजों ने केवल और केवल भारत की एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए बनाया। आईसीएसई बोर्ड अंग्रेजों के पैटर्न पे, मदरसा मुगलों वाला, सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजों वाला, आईसीएसई बोर्ड अंग्रेजों वाला। हमारा अपना भारतीय शिक्षा बोर्ड बना क्या? नहीं। और कितनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं कहूंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग बुरा बन जाएगा। संविधान का आर्टिकल 28 सत्यनारायण सर आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ना। आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। और हमने आज तक धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर समझाई नहीं। हमने भगवत गीता को भी रिलीजियस किताब मान लिया, हमने अपने वेद को भी रिलीजियस किताब मान लिया, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। एक मेरी पीआई चल रही धर्म और रिलीजन के ऊपर। आर्टिकल 28 आज मैं इस वीर भूमि से फिर से रिपीट कर रहा हूं। आर्टिकल 28 रिलीजियस किताब पढ़ाने से मना करता है, यानी बाइबल और कुरान पढ़ाने से मना करता है। वेद, कुरान, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण पढ़ाने से मना नहीं करता। हमें धर्म और रिलीजन के अंदर को समझना पड़ेगा। धर्म इक्वालिटी सिखाता है, यूनिवर्सल इक्वालिटी, और रिलीजन इक्वालिटी अमंग रिलीजन सिखाता है। धर्म यूनिवर्सल जस्टिस सिखाता है, रिलीजन जस्टिस विद रिलीजन सिखाता है। धर्म यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी सिखाता है, रिलीजन फ्रेटर्निटी अमंग रिलीजन सिखाता है। यह अंतर है धर्म और रिलीजन का। धर्म वसुधैव कुटुंबकम सिखाता है, रिलीजन नहीं। धर्म सर्व मंगल मांगल्य सिखाता है, रिलीजन नहीं। धर्म नारी तू नारायणी सिखाता है, रिलीजन नहीं। धर्म जननी जन्मभूमि से सिखाता है, रिलीजन नहीं। धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है। लेकिन चूंकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों की पढ़ाई लिखाई की कॉन्वेंट की रही, उनके दादा परदादा अंग्रेजों के समय सीबीएसई उस समय अपने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, उन्होंने रिलीजन को धर्म समझ लिया।
धर्म और रंजन के बीच में अंतर समझा नहीं, और नतीजा ये हुआ। हमारे यहाँ आदरणीय देवरानी जी जब शिक्षा मंत्री थे तो मैं भी चर्चा कर रहा था, उन्होंने भगवत गीता यहाँ पे शुरू किया, लेकिन मेरा ये कहना पूरे देश में होना चाहिए। और इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट भी है कि भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करना चाहिए, भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए, भगवत गीता को सारे स्कूल में लागू करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं देश की एकता अखंडता मजबूत हो, समता समानता हो, लोगों के पंथ भले अलग हैं लेकिन सबकी सोच एक जैसी हो, लोग एक दूसरे से नफरत न करें, एक ही तरीका है। 10वीं तक भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, समान शिक्षा होनी चाहिए। यानी एक देश एक विधान में एक देश एक शिक्षा संहिता होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए। यही तरीका है, क्योंकि पेट में न कोई हिंदू होता है, न मुसलमान, न पारसी, न ईसाई, पेट में न कोई ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न दलित, पेट में सब एक जैसे होते हैं। जो कुछ होते हैं पेट से निकलने के बाद होते हैं। जब पेट से निकलने के बाद सबकी किताब एक होगी, पेट से निकलने के बाद सबकी शिक्षा एक होगी, तो सबकी सोच एक होगी, और जब सोच एक होगी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में मजबूती आएगी। इसलिए मेरा मानना सबसे पहले समान शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा विषय आजकल जो बर्निंग टॉपिक चल रहा है, वह थोड़ा जा रहा है। आजकल अभी लेटेस्ट कैबिनेट ने अप्रूव किया है वन नेशन वन इलेक्शन। अब उसके बाद हंगामा शुरू हो चुका है। मैंने 2020 में इसमें पीआईएल फाइल किया था वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर, और जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो पता चला दुनिया के 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन है। दुनिया में 100 डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें से 48 कंट्रीज में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, कोलंबिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, और सबसे बड़ी बात इटली में भी होता है वन नेशन वन इलेक्शन। नाना के यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, नानी के यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन चलेगा, लेकिन भारत में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों से हम खबरदार रहे। वन नेशन इलेक्शन से बहुत फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, वोटिंग का परसेंटेज बढ़ जाएगा। अभी एक साल पार्षद, अगले साल प्रधान, अगले साल विधानसभा, अगले साल लोकसभा, 5 साल में एक बार चुनाव होगा, छुट्टी लेना पड़ेगा। मान लो कहीं बाहर जाते हैं, उदयपुर आना पड़ेगा, भाई 5 साल में एक ही बार उदयपुर चलना है, चलो अपने घर चलते, सबसे मिल भी आएंगे और वोट भी दे आएंगे। 5 साल में एक बार बॉम्बे, जो बॉम्बे में रहते हैं बिहार के लोग या कलकत्ता के लोग, असम के लोग, उनको एक बार बिहार जाना आसान है, लेकिन बार बार जाना मुश्किल है। इसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन, जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से मुफ्तखोरी खत्म होगी। अभी हर इलेक्शन के पहले मुफ्तखोरी की योजना शुरू हो जाती है, खटाखट। ऐसे होगा 5 साल में एक ही बार खटाखट होगा। अभी हर साल होता रहता है। इस पे खटाखट को भी चल रही है, रोकने पे खटाखट रोका जाए। वन नेशन वन इलेक्शन से कालाधन कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, ये जो शराब बांटी जाती है उसका खेल भी कम होगा, समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी। चुनाव के बाद जो हिंसा होती है वो हिंसा एक ही बार होगी 5 साल में, अभी तो हर साल हिंसा शुरू हो जाती है। वन नेशन वन सांसद विधायक भी अपना काम करे। अभी क्या हो, हर साल उनकी ड्यूटी लगी रहती है, चाहे सांसद है, विधायक है, मंत्री, लेकिन चुनाव में ड्यूटी लगी रहती है, भाई चुनाव जाकर देखना, अपना काम ठीक से कर नहीं पाते। कलेक्टर कप्तान भी अपना काम ठीक से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, ये तो हमारी खबर पालिका है, मीडिया के लोग, क्योंकि चुनाव, इनको चुनाव में बड़ा मजा आता है। 4 लोगों को इधर खड़ा कर दिया, उधर लड़ा रहे। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो भाई 5 साल में 2 महीने चुनाव पे चर्चा होगी, बाकी क्या चर्चा होगी, तो बाकी इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा होगी, पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा होगी, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे चर्चा होगी, टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा होगी, लेबर रिफॉर्म पे चर्चा होगी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म पे चर्चा होगी।
मेरा ये मानना है वन नेशन इलेक्शन बहुत जरूरी है, इसको करना चाहिए, लेकिन इसमें 2-4 चीज और हो जाए तो अच्छा है। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए भाई, कम से कम ऐसा तो नहीं हो कि जो आदमी होमगार्ड नहीं बन सकता होम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए जो क्लर्क नहीं बन सकता वो तो मंत्री हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए वो शिक्षक नहीं बन सकता वो शिक्षा मंत्री हो जाए, इतना तो नहीं होना चाहिए। कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, मैक्सिमम एज लिमिट हो। पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर डिक्लेयर किया जा सकता है, हम तो हमारे तो अनिवार्य किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। तो एक देश एक विधान में सबसे जरूरत है एक देश एक चुनाव संहिता, क्योंकि सुसाध ने कार्यक्रम तय किया हुआ है वन नेशन वन लॉ, तो उसमें एक देश एक चुनाव संहिता जरूरी है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग जो दान करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी करते हैं या दूसरों की करते हैं? जोर से बोलिए जरा। मान लो आपको पैसा दान करना है, तो जो आपने कमाया है उसको दान करेंगे या दूसरे की पॉकेट मार के करके दान करेंगे? कमाया वो दान करेंगे। जमीन दान करना है तो अपनी वाली दान करेंगे या तलवार के दम पे किसी की कब्जा करके उसको दान कर देंगे? जोर से बोलिए जरा। जिसको दान कहते हैं उसी को वक्फ कहते हैं। वक्फ दान एक ही चीज, अलग अलग नहीं है। अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं, हिंदी में दान कहते हैं, उर्दू में उसको वक्फ कहते हैं। और इस वक्फ का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं है ही नहीं। भारत के संविधान में WAPF नहीं लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान में काम का बंटवारा है शेड्यूल 7, उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो लिस्ट 3 है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके एंट्री नंबर 28 में लिखा हुआ है चैरिटी इंडाउमेंट। इसका मतलब भारत में यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए और यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। हिंदी में कहे समान दान संहिता होनी चाहिए और समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए, अलग अलग नहीं। वक्फ वो प्रॉपर्टी की जाती हो जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो। वक्फ वो प्रॉपर्टी की जाती हो जो जायज हो। वक्फ उस प्रॉपर्टी को किया जाता है जो नेक तरीके से कमाई गई हो, जो हदीसों में लिखा हुआ है। अपनी जमीन हो, पिता जी की जमीन हो, नेक नियति से कमाई गई हो, ईमानदारी मेहनत से कमाई गई हो, उसको आप दान कर सकते हो, वक्फ कर सकते हो। वक्फ शब्द 1300 साल पुराना है, दान शब्द हजारों साल पुराना। और हमारे देश में दान तो देहदान तक होता रहा है, एक से बढ़कर एक हमारे ऋषि मुनि अपनी देहदान भी कर चुके हैं। अगर आप हदीस की जो वक्फ जहां लिखा हुआ है, कुरान में कहीं लिखा नहीं है, हदीस में लिखा हुआ है, उस डिफिनेशन के हिसाब से बाबर, हुमायूं, तुगलक, गद्दी, गोरी, खिलजी, ऐबक, लोधी को वक्फ करने का अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में न उनकी कोई पुश्तैनी जमीन थी, न भारत में उन्होंने ईमानदारी मेहनत से कोई जमीन कमाई। उन्होंने केवल तलवार के दम पे कब्जा किया। और हदीस कहता है वक्फ पाक होना चाहिए, नेक होना चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए, यानी मेहनत ईमानदारी से कमाई गई जमीन होनी चाहिए। तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गद्दी, गोरी को तो वक्फ का अधिकारी नहीं भारत। अब आए उनके बाद उनके नवाब, उनके निजाम, उनके जमींदार, उनके जागीरदार। तो वक्फ की डिफिनेशन के हिसाब से निजामों, नवाबों, जमींदारों, जागीरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मुगल आए थे उन्होंने जगह कब्जा किया और 20-30 का केवल उसकी वसूली करने के लिए उन्होंने नवाबों को बांट दिया था। उनके नाम पे किसी नवाबों को किसी ने अपनी जमीन अपने स्वेच्छा से दिया था क्या? नहीं, तलवार के दम पर उन्होंने हड़पा, तलवार के दम पे बांट दिया। तो यानी नवाबों, निजामों को भी वक्फ अधिकार नहीं था। 1950 में जो आंकड़े कहते हैं कि टोटल वक्फ के पास 50,000 एकड़ जमीन थी।
आज की डेट में कितनी हो गई? 10 लाख एकड़। सच्चर कमेटी ये कहती है कि मुस्लिम्स की हालत, भारत में जो कन्वर्टेड हिंदू है उनकी हालत हिंदुओं से भी खराब है। मैं कन्वर्टेड हिंदू शब्द यूज करता हूं क्योंकि भारत में 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हिंदू है, यहाँ 1% है बाहर में। और ये कन्वर्टेड हिंदू मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन में भी भारत के मुस्लिम को कन्वर्टेड हिंदू ही कहते हैं, उनको मुस्लिम होते ही। तो कन्वर्टेड हिंदू जब गरीब है तो फिर दान कैसे करें? भाई जिसके पास खुद ही 2 बीघे जमीन है वो दान करेगा क्या? वो जमीन दान करेगा कि नहीं करेगी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत में 1% जो मुस्लिम्स हैं वो वास्तव मुस्लिम है, बाकी 99% कन्वर्टेड हिंदू। 1% में कौन है? बुखारा से आने वाला बुखारी फैमिली, मदीना से आने वाली मदनी फैमिली, ईरान से आने वाली हैदराबाद की फैमिली है, एक फैमिली आई हुई है अफगानिस्तान से, होगी हैदराबाद के। आपको हर शहर में 1-2 फैमिली मिलेगी जो वास्तव में बाहर से आए, अदरवाइज सारे यहीं पे, कोई यादव था, कोई पटेल था, कोई शर्मा था, कोई त्यागी था, कोई गुजर था, कोई जाट था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, वो कन्वर्ट कर दिया सब आज जब बेटर। अब एक सवाल ये भी बनती है कि जमीन पाक होनी चाहिए और हिंदू होते हैं नापाक, तो जो आदमी खुद ही नापाक है उसकी जमीन पाक हो सकती है क्या? जोर से बोलिए भाई, जो आदमी खुद, आप नापाक हो, आपकी जमीन पाक कैसे हो जाएगी? आपकी जमीन भी नापाक, आप हर तरीके से नापाक, आप नेक नहीं हो, आप ईमान वाले नहीं हो, आप हो नापाक, आप हो काफिर, तो आपकी जमीन पाक कैसे हो गई? आपकी जमीन जायज कैसे हो गई? इसका मतलब ये जो 9.5-50,000 एकड़ से 10 लाख एकड़ हुई है, वो जो जमीन की गई वो भी वक्त के लायक नहीं। आंकड़े बताते हैं पिछले 10 साल की सरकार में कि मोदी जी जो 2024 में बने उसके बाद से अब तक सारी योजनाओं में 35% मिलता है कन्वर्टेड हिंदुओं को। आप कन्वर्टेड हिंदुओं को 35% मिलता है, इसका मतलब वो तो गरीब है, तो जो गरीब है वो दान करेंगे नहीं। जानते हैं कि जमीन कौन सी है? ये जमीन है नदियों के किनारे की जमीन, सड़कों के किनारे की जमीन, यह तेल का मैदान, यह ऊसर जमीन, यह बंजर जमीन, यह गोचर जमीन, ये पहाड़ियां, ये हाईवे के किनारे, ऐसी जमीनों को यह वक्फ बोर्ड, इसको उसने वक्फ डिक्लेयर कर दिया। और डिक्लेयर क्यों कर दिया? क्योंकि 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया था वक्फ पे, उसको बाद में बदला इंदिरा जी ने, उसके बाद 1995 में कानून बना और ये कानून आज चल रहा है। इस कानून में इतनी अनलिमिटेड पावर है, आज अगर ये कहते इस हॉल में जहां आप बैठे हैं विवेकानंद सभागार में, ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप इसकी नोटिस को उदयपुर की कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको जयपुर जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड कोर्ट ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, वक्फ कोर्ट जाना पड़ेगा, उदयपुर जिसका कोई समाधान नहीं। इस कानून में इतनी शक्ति दी हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल उस कानून, उस नोटिस को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उसके लिए उनको वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड में जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन को अगर डिक्लेयर कर दे तो राष्ट्रपति भवन के अधिकारी भी उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनको भी जाना पड़ेगा। इसलिए इस कानून को हमने चैलेंज किया हुआ है, मामला कोर्ट में चल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, सरकार ने जिससे बदलाव शुरू कर दिया, लेकिन ये जो बदलाव हो रहा है उसमें 44 बदलाव हो रहे हैं। आजाद भारत में देवरानी साहब आज तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें 44 बदलाव करना पड़ा हो उसको ठीक करने के लिए। हमने अपने पीआईएल में भी कहा था इसमें 44 छेद है और सरकार ने माना कि 44 छेद है। मैं आपसे पूछता हूं, जिस टायर में 44 पंचर हो जाए उसमें पंचर बनवाना चाहिए, टायर बदल देना चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं ये वक्फ एक्ट अन-इस्लामिक है, अन-कुरानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए। भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाना चाहिए। समान दान संहिता, समान धर्मस्व संहिता, समान संपत्ति संहिता। एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान
नहीं करना तो दूसरा रास्ता बता रहा हूं, संविधान के प्रियम्बल से सेकुलरिज्म हटा दिया। अगर वक्फ बोर्ड रहे, अगर वक्फ ट्रिब्यूनल रहे तो फिर सेकुलर शब्द रखना नहीं चाहिए। हमने इस सेकुलर शब्द को चैलेंज किया हुआ कि 21 अक्टूबर को शुरुआत है, सेकुलरिज्म के ऊपर शुरुआत है, ये बहुत गलत तरीके से आया, फ्रॉड है। इस पे भी मेरी पीआई सुप्रीम कोर्ट पे चल रही है सेकुलरिज्म के ऊपर। हमने कहा है चीटिंग है, फ्रॉड है, इमरजेंसी के दौरान डाला गया है, और भी बहुत सारे विषय हैं, अभी चर्चा का समय है नहीं। अरे समय नहीं आएगा, उनको भी बोलना है और आपको भी तो वक्फ बोर्ड का समाधान ये है, अगर वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मेरा मानना है समान नाम संहिता, समान संपत्ति संहिता, समान धर्मस्थ संहिता होनी चाहिए। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, नहीं, प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटाइए और फिर हिंदुओं के लिए भी एक सनातन बोर्ड बनाइए। तो अभी क्या होगा, जैसे जहां वक्फ बोर्ड कहता है ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो मुकदमा कोर्ट में नहीं चलता, कहां जाता है, वक्फ बोर्ड के सामने। वैसे सनातन बोर्ड में जहां उंगली रखेगा उसका मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, कहां आएगा? तो यानी काशी का मुकदमा चलेगा सनातन बोर्ड में, मथुरा का चलेगा सनातन बोर्ड में, भद्रकाली का चलेगा सनातन बोर्ड में, अकाला का चलेगा सनातन बोर्ड में। जितनी मंदिरों पे कब्जा किया गया उसका मुकदमा कहां चलेगा? सनातन। अब आप सोच रहे हो नहीं वक्फ बोर्ड में चलना चाहिए, नहीं वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जैसे संविधान में कॉन्सेप्ट है कि अगर आर्टिकल 14 और 15 में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो 14 को प्राइवेसी होगी, आर्टिकल 14, 25 में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो 14 को प्राइवेसी होगी। वैसे ही जब यहाँ ये होगा कि भैया एक जमीन पे मुस्लिम भी कह रहे हैं हमारा है, हिंदू भी कह रहे हैं हमारा है, तो मुकदमा वक्फ बोर्ड में चलेगा सनातन बोर्ड में, सनातन बोर्ड में चलेगा, हिंदुस्तान है ना, वो मुकदमा फिर अच्छा ही होगा। लेकिन उससे बहुत बड़ी दिक्कत आई, वक्फ बोर्ड वाले पिछले 500 साल की जमीन क्लेम कर पाएंगे, 500 साल बाकी बाबर के पहले यहाँ कोई था ही नहीं। सनातन बोर्ड वाले तो पिछले 3000 साल, 4000 साल, 5000 साल जहां जहां उनको नजर आएगा, ये जितने मकबरे हैं, जितने आपके कब्रिस्तान है, वैसे मजार दरगाह अपना कब्रिस्तान तो वैसे भी वक्त हो ही नहीं सकता, वो तो इस्लाम में नाजायज है, हराम है, उसको बना ही नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि दो ही तरीका है, एक देश एक विधान जो सुसाफ का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, और नहीं तो फिर सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर जैसे जितना अधिकार वक्फ बोर्ड को है, तो मैं तो कहता हूँ सनातन बोर्ड बनाना है तो आप उसको बदलो भी मत, जैसे है ऐसे ही रहने दो, किसी को कॉपी पेस्ट मार के सनातन बोर्ड बनाओ। उतनी शक्तियां जहां उंगली रखे वही सनातन हिंदू की प्रॉपर्टी, जहां इशारा कर दे वही हिंदू की प्रॉपर्टी, जिस खेत में रख दे हाँ वो हिंदू की प्रॉपर्टी। चलने नहीं वाला चलने, देखते क्या होगा, मामला बैलेंस होना चाहिए, अलग अलग नहीं चलना चाहिए। एक मेरी एक क्वेश्चन एक मेरी पीआईएल पॉपुलेशन के ऊपर चलती, हम दो हमारे दो सबके दो। आज की डेट में हम दुनिया के नंबर 1 हो चुके हैं, चीन को पछाड़ चुके हैं। चीन 141 करोड़ है और हम 145 करोड़ हो चुके हैं। ये अलग बात है कि चीन का क्षेत्र हमसे 3 गुना ज्यादा है। भारत में पर स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान से सुनिएगा, भारत में 1 किलोमीटर में 500 लोग रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? 500। और चीन में पर स्क्वायर किलोमीटर 150 लोग रहते हैं। अमेरिका में पर स्क्वायर किलोमीटर 38 लोग रहते हैं, 38। इंडोनेशिया, आपके रूस में पर स्क्वायर किलोमीटर 9 लोग रहते हैं। ईरान में 56 लोग रहते हैं और भारत में 500 लोग रहते हैं। दुनिया में 200 देश है और 200 देशों में से
3 करोड़ से कम है। 200 देश में से 150 देशों की जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और भारत में हर साल 3.25 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। जैसे मोरक्को 3 करोड़ है, 3.25 करोड़, और भारत में 3.25 करोड़ हर साल बच्चे पैदा होते हैं। भारत में हर एक मोरक्को हर साल पैदा हो जाता है। आपके पेरू 3 करोड़, अरब 3 करोड़, यानी हर साल एक अरब भी पैदा हो जाता है। कैमरून 2 करोड़, ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़, कोरिया 2.5 करोड़, सीरिया 2.5 करोड़, कजाकिस्तान 2 करोड़। अगर आप ध्यान से देखिए तो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, पहला है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 2% हमारे पास जमीन है दुनिया की, 4% हमारे पास पानी है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है ना, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं, क्योंकि 90,000 बच्चे पर डे पैदा हो रहे हैं और 90,000 में से 55,000 गरीबी रेखा के नीचे पैदा होते हैं। 90,000 पर डे का मतलब 3.25 करोड़ बच्चे पर ही। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। 2 करोड़ स्वरोजगार डेवलप करती है, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। नतीजा क्या है? भुखमरी, गरीबी, कुपोषण, प्रदूषण। अगर भारत की समस्याओं की वाइवाई एनालिसिस करिए तो भारत की 50% समस्याओं का रूट काज जनसंख्या विस्फोट। शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, प्रदूषण, सड़क में भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, हर जगह भीड़ ही भीड़। और भारत का संविधान क्या कहता है? संविधान शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग कि भारत की सरकार को, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। ये संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 28 में लिखा हुआ है। और 50% समस्याओं का रूट काज यही है। फिर भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? हमने डिमांड नहीं किया। हमने डिमांड क्यों नहीं किया? हम इतना बिजी अपने काम में, छोड़ो ना काय ले फालतू करना। हम तो इतने बिजी हैं, आज अकेले आ गए, घर में नहीं लाए। ला सकते थे कि नहीं? नहीं लाए, इतने बिजी हो गए। एक देश एक जनसंख्या संहिता नितांत आवश्यक। उसके बिना भारत में आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। भारत की 80% समस्याओं का मूल कारण है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब तक करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका नहीं जाएगा, तब तक भारत की समस्याओं का समाधान करना मुश्किल है। इसलिए एक देश एक जनसंख्या संहिता लागू करना नितांत आवश्यक है। दुनिया में पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी, मानव इतिहास में सबसे पहली बार पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी भगवान श्री राम ने लागू किया। वाल्मीकि रामायण इसका वर्णन है उत्तरकांड में।